हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक न्यू वन शॉट फंक्शन फैन फिक्शन। आई होप कि ये भी मेरी अदर फैन फिक्शन की तरह आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम देखते हैं इस फैन फिक्शन का नाम है प्रिटी अगली एंड आई होप कि पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जो कि बहुत सारे लोगों से फाइटिंग कर रहा था एंड वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। बट तभी अचानक से वो उठता है और उन लोगों को देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, सच में तुम लोगों ने यार बहुत मार लिया मुझे। तुम्हें पता है मेरा नाम ना वी फूजियान है एंड मैं जब मारना शुरू करता हूँ ना तो बहुत बुरा हाल करता हूँ। तो इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए यहाँ से फुट लो। एंड ये सुनने के बाद जो वहाँ पे बॉयज़ खड़े हुए थे वो बोलते हैं, ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है, बट हम तो सोच रहे हैं तुम्हारी हड्डी फसली एक कर दें, और वैसे भी तुम एक हो एंड हम पांच हैं, तुम क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वुजियान को गुस्सा आता है और वो बोलता, व्हाट, क्या कहा तुम लोगों ने? हाँ, रुको। एंड ये बोल के वो उनको देखता है और बोलता है, चलो फाइटिंग शुरू करते हैं। इसके तुरंत ही बाद वहाँ भी फाइटिंग शुरू हो जाती है और वेइजिंग एक एक करके सबको बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। कुछ ही देर के बाद वो सभी लोग नीचे पड़े हुए थे, एक बोल सकते हैं गली के अंदर, एंड उनकी बहुत बुरी हालत थी। वेइजिंग उन्हें देखता है और बोलता, आगे से पंगा लेने से पहले सोच लेना कि मेरा नाम वी यिंग है एंड अगर तुम लोगों ने जानबूझकर दोबारा से मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हारे हड्डियों को चूरा चूरा कर दूंगा, समझ आया ना तुम लोगों को। ये बोल के वो उनको आंख दिखाता है एंड वो लोग बहुत ही बुरी तरह से बेचारे दर्द में चिल्ला रहे थे, नीचे पड़े हुए थे। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता, हाँ बकवास, आइंदा से पंगा मत लेना मुझसे, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। वी यिंग एक ऑर्फन है, उसका इस लाइफ में कोई नहीं है, माँ बाप कौन क्या थे उसे कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही सड़कों पर घूमता रहता है, लोगों की कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की मदद कर देता है जो कि ऐसे सड़क पर रहते हैं, और बस ऐसे ही घूमता रहता है। अभी भी वो सड़क को क्रॉस कर रहा था और बस दूसरी साइड जा रहा था क्योंकि अब उसे जाना यहाँ से एक बार में एंड देन ड्रिंक करनी है। वो मार पिटाई में बहुत आगे है, बचपन से ही उसे लोगों से अपने हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ा। पहले वो ऑर्फन में रहा करता था, वहां से वो भाग गया जब उसे पता चला कि ऑर्फन का जो मालिक था वो उनको मारा करता था एंड बच्चों को जानबूझकर जो है ना उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें कभी कभी बाहर सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया करता था। एंड वीजिंग को ये देख के गुस्सा आता था और एक दिन जब उसने देखा कि वो ऑर्फनेज का ओनर एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो वीजिंग को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधा उस पर्सन को मार दिया या उसके सर पे जोर से हिट किया फ्लोर बॉस से। और उसके बाद जब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आया तो वीजिंग वहाँ से भाग गया बालकनी से, क्योंकि जो वहाँ पे एक पर्सन था जो लोगों को देखता था, सिक्योरिटी गार्ड, कि वीजिंग कितना अच्छा है एंड वो मदद करता है, और ये जो ऑर्फन है इसका मालिक कितना बुरा है, तो वो भी वीजिंग की हेल्प करता है भागने में, और वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। और तब से अब तक वीजिंग बस भाग रहा है। वो लोगों के मुंह तोड़ना काफ़ी अच्छे से जानता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा भी क्यों ना हो। वीजिंग अभी सड़क को क्रॉस ही कर रहा था कि तभी अचानक से एक तेज कार आती है और उसे हिट करती है, और हिट करने के साथ ही वीजिंग नीचे पड़ा हुआ था और उसके सर से ब्लड निकल रहा था, और वो अपनी आंखें बंद करता है और बस इतना ही बोलता है, क्या मेरा मेरा अंत ऐसे होना था। और ये बोलकर बस वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम एक एक बेटर लाइफ में जाना चाहूँगा। ये बोल के बस उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन। एक पर्सन जो रूम में सो रहा था, ये देखने में बहुत ही पुराना सा रूम लग रहा था, पर तभी अचानक से चिल्लाते हुए वो उठता है और बोलता, हाँ मैं मर गया। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये सब। एंड तभी डोर ओपन होता है, एक लेडी चिल्लाते हुए रूम के अंदर आती है और बोलती है, तुम महाराजाओं की तरह सोते रहोगे? हाँ, उठो जल्दी करके और जल्दी से ये कपड़ा पहन लो, हमारी नाक मत कटाना, आज तुम्हें पता नहीं है क्या है, पहनो जल्दी ये कपड़े। बीजिंग देखता है और बोलता, हाँ कौन है ये क्या क्या बोल रही है, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है यार, क्या हो रहा है। तभी वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा उठो जल्दी एंड पहनो इन कपड़ों को। ये सुनकर वो बोलता, हाँ कपड़े, क्या हो रहा है, कौन है ये चिल्ला क्यों रही है, ओ भुटिया, हाँ चिल्लाना बंद कर, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सब चीजें बीजिंग अपने मन में सोच रहा था, पर तभी वो देखता है डोर बंद हो गया है और वो उठ जाता है और बोलता, आ क्या हो रहा है, ये कहाँ पर हूँ मैं, हाँ, ये क्या है, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो सड़क पे घिरा हुआ था, ये क्या है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट तभी डोर ओपन होता है एंड कुछ लोग रूम के अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते हैं ओह तो ये है, चलो इसे रेडी करते हैं। इसके तुरंत ही बाद वो लोग आकर बोलते हैं चलिए सर हमारे साथ। वीजिंग देखता है उन्हें और बोलता है हाँ कौन हो तुम लोग? तो बोलते सर हमारे साथ चलिए प्लीज़। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता हाँ चलिए कहाँ चलिए, छोड़ो मुझे, क्योंकि वो लोग वीजिंग को लेके जा रहे थे। वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे। एंड कुछ ही देर के अंदर वो लोग वीजिंग को भाई पूरी तरह से रेडी कर देते हैं और उसके सर में वेल डाल देते हैं। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, ये कपड़े, ये सब क्या है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ क्या करूँ मैं? वीजिंग बस अपने मन में बोल रहा था। तभी एक लेडी आती है और वो बोलती हो गया? तो बोलते हाँ हमने इसे रेडी कर दिया है। ये सुनकर वो लेडी बोलती ठीक है अब जाओ यहाँ से। वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। जो अभी अभी एक लेडी अंदर आई थी वो आती है और बोलती है कान खोल के सुन लो वीजिंग, अगर तुमने भागने की कोशिश की या तुमने ये सोचा कि तुम्हारी शादी मैं इतनी बड़ी फैमिली में कर रही हूँ और तुमने ये सोचा कि अब तुम मेरे पिंजरों से आज़ाद हो गए हो, तो बिल्कुल नहीं। तुम याद रखना तुम्हारा मैं हाल बहुत बुरा करूँगी, समझ आया ना तुम्हें? और तुम्हें जो मैंने कहा है तुम्हें वही करना है वहाँ जाकर, ठीक है ना? उससे बस पैसे लेने हैं, जैसा जैसे मैंने कहा है वैसा करो, समझ आया? एंड अपना दिमाग मत चलाना वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। और उससे भी बड़ा हुँ, तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, उसको जान से मार दूँगी मैं। वीजिंग कन्फ्यूजिंग आइज़ से अपने मन में सोचता है ये क्या बोल रही है ये बुढ़िया? थोड़ी देर पहले भी मुझ पे चिल्ला के गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ, मुझ पे चिल्लाने की? लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। एंड ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी थी, वो बोलती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड कुछ ही देर के बाद चुपचाप नीचे आ जाना, तुम्हारी शादी होने वाली है। एंड ये सुनकर तो वीजिंग की आँखें बड़ी-बड़ी हुई, बोलता व्हाट? क्या कहा इस बुढ़िया ने? मेरी शादी? एंड इससे पहले कि वो लेडी नीचे जा पाती तभी वो रुक जाती और बोलती है पता नहीं तुम कौन सा हंगामा करोगे, इससे अच्छा है मैं तुम्हें साथ में लेके चलूं। वीजिंग एकदम शौक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो गया ये अचानक से, कौन सी शादी, कैसा? वीजिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग सोचता है कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्या बोल रही है ये बुढ़िया। मेरा मन कर रहा है इसके कान कैंची दो लगा दूं ताकि इसका भेजा ठिकाने पे आ जाए। हाँ कैसी औरत है ये? और मेरी मेरी शादी, मैं तो एक बॉय हूँ, मेरी शादी करवा रही है। एंड ये क्या है सर के ऊपर, ऐसे कौन करता है? मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बट तभी वो जो ओल्ड लेडी थी वो आती है एंड वीजिंग का हाथ पकड़ती है और वीजिंग को खींचते हुए नीचे लेके आना शुरू कर देती है। एंड वो उसके कान में बोलती है अगर तुमने ज़्यादा भी हिलने की कोशिश की और जो हो रहा है वो नहीं होने दिया ना, तो उसके बाद तुम्हारा जो हाल करूँगी ना वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। सुना तुमने? वीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो बोलता है क्या बोल रही है ये बुढ़िया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं इसका? हाँ, बट तभी उसे खींचते हुए ले जाया जाता है स्टेज पे और खड़ा कर दिया जाता है। एंड इसके बाद प्रिस्ट अपने जो भी मंत्र वगैरह थे वो बोलना शुरू कर देता है। एंड वीजिंग को कंफ्यूज था, वो अपना वेल जैसे ऊपर करने की कोशिश करता है। मैडम यू, हाँ वो मैडम यू थी और कोई नहीं। वो तुरंत ही उसके फेस से उस वेल को ढक देती है और उसके पास आकर बोलती है अगर तुमने कुछ भी चालाकी की ना तो देख लेना, तुम्हारे भाई के टुकड़े कर दूंगी। एंड वीजिंग बोलता हाँ मेरा भाई? कौन सा भाई? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग चुपचाप खड़ा रहता है एंड जो जो चीज़ें उससे करवाई जा रही थी वो सब कर लेता है क्योंकि मैडम यू पास में ही थी एंड वो वीजिंग से सारी रिचुअल करवा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे जो बोल सकते हैं वेडिंग सेरेमनी थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद वहाँ पे एक पर्सन आता है और बोलता है फाइनली मेरे भांजी की शादी हो गई एक बहुत ही प्यारे से लड़के से, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये कोई और नहीं लायन करन था। एंड वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था उसके पास में ही ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग ड्रेस के अंदर एंड उसका ऑरा ही बहुत डिफरेंट था। एंड उसे देख के ही लग रहा था कि ये कितना खड़ूस इंसान होगा क्योंकि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी और देखने में ही डरावना लग रहा था। वीजिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। वीजिंग गुस्से में अपने मन में बोलता है हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कहाँ आ गया? हाँ मैं तो मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था तो फिर ये सब क्या है? हे भगवान प्लीज़ कोई बचा लो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, मेरी मेरी लाइफ ऐसे बदल कैसे गई? हाँ कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी थोड़ी देर के बाद ही उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। वीजिंग बस पकड़ रहा था अपने हाथ आगे करके क्योंकि मैडम ये उससे सब कुछ करवा रही थी। एंड दूसरी ओर जो लैंड वांगजी था वो चुपचाप खड़ा हुआ था और सब चीज़ें देख रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब है क्या। मेरा मेरा दिमाग घूम रहा है सच में। थोड़ी ही देर के बाद उसे एक कार के पास ले जाया जाता है एंड ऑब्वियसली लैंड वांगजी पहले ही कार में बैठ चुका था और तुरंत ही उसके पास मैडम यू आती है। वीजिंग अभी बाहर खड़ा हुआ था।
मैडम यू वीजिंग को उसके कान के पास आकर बोलती है, देखो जो मैंने कहा है वो करना अच्छे से, समझ आया ना तुम्हें? और कल वापस आ जाना। अगर तुमने जैसा मैंने कहा वैसा नहीं किया ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी और तुम्हारे उस प्यारे से छोटे भाई को 2 टुकड़ों में तुम्हारे पास भेज दूंगी। सुना ना तुमने? यानी ये सुनकर तो वीजिंग बुरी तरह से जो है ना वो शौक था। वो बोलता आखिरकार ये बुढ़िया कर क्या रही है। हाँ, तभी वो ड्रॉर ओपन होता है एंड वीजिंग को तुरंत ही गाड़ी में धक्का दे दिया जाता है एंड वीजिंग अपने आप को बैलेंस करता है और बोलता है, ये कमीनी बुढ़िया, एक बार बस मुझे यहाँ से निकलने दे, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। कमीनी कहीं की, क्या बोल रही थी ये? मेरा भाई कौन सा भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है, मैं क्या करूँ? तभी वीजिंग का जितना भी सामान था वो सभी गाड़ी में डाल दिया जाता है एंड गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी थी सीधे लैंड मैंशन के लिए। एंड वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग वेल के अंदर कुछ भी देख नहीं पा रहा था, उसी को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बोलता, हाँ क्या करूँ, भाग जाऊँ, ये तो कार है चल रही है। सच में? वीजिंग बोलता, हाँ क्या वेल साइड साइड करके देखूँ? हाँ, और ये सब है क्या? मेरी, हाँ माय गॉड, मेरी शादी हो गई? हे भगवान, हे भगवान, मेरी किससे शादी हुई है? मुझे देखना है। हाँ, इसने कहा लड़का। हाँ, माय गॉड, ये क्या है? मेरा सर घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं पागल हो जाऊंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तुरंत ही जो वीजिंग था वो अपनी वेल को थोड़ा ऊपर करता है एंड इधर उधर देखने की कोशिश करता है और वीजिंग जैसे ही ऐसा करता है वो बोलता है, हाँ ये क्या है, ये कौन है? वीजिंग अपने फेस से वेल को थोड़ा सा और ऊपर करता है एंड वो अपनी साइड में देखता है तो एक पर्सन उसके पास में बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता, हाँ ये क्या, ये यही वो है जिससे मेरी शादी हुई है? ओ माय गॉड, ये बुढ़िया कमीनी, इसने मेरी शादी करवा दी। और कैसे? मैं तो वहाँ पे था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैं पागल हो जाऊंगा। वियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो तो रोड क्रॉस कर रहा था, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था ना। और ये क्या है? समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे समझ में। तुरंत ही वो कार अचानक से रुक जाती है। विंग बोलता, हाँ ये क्या? एंड तुरंत ही लान वांगजी जो बैठा हुआ था वो कार से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर सीधा वहाँ से चला जाता है। तभी विंग के साइड का डोर नॉक होता है और एक सर्वेंट बोलता है, सर प्लीज़ बाहर आ जाइए। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने होश में वापस आता है क्योंकि अभी वो सोच रहा था उसकी लाइफ के साथ ये क्या हो रहा है। वीजिंग बोलता, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ एंड वीजिंग तुरंत ही बाहर निकलता है और वो गिरने वाला था क्योंकि उसने ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस जो पहनी हुई थी वेडिंग वाली, इससे पहले कि वो गिर पाता वो संभाल लेता है एंड वो बोलता, हाँ ठीक है, कहाँ हूँ मैं यार, ये कहाँ फंस गया? क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो सर्वेंट को देखता है जो कि उसके ऑब्वियसली उसके सामने फिगर खड़ी हुई थी, उसे दिखाई दे रही थी। वीजिंग बस बाहर निकल के बाद वो सोचता है, ये जो भी मेरे सर पे लगा है ना मैं इसे हटाने वाला हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, ये क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर दिमाग खराब सब कुछ हो रहा है। हाँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तभी सर्वेंट बोलता है, सर हमारे साथ चलिए। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ चल रहा हूँ। एंड वीजिंग अपने ड्रेस को उठाता है और बोलता है, क्या लड़कियों की तरह चलना पड़ रहा है मुझे? हाँ कैसे लोग हैं ये, मुझे लड़कियों की तरह कपड़े क्यों पहना के रखे? और तो और इन कमीने लोगों ने मेरी शादी भी करवा दी, और वो भी एक, हे भगवान, वो भी एक बॉय से। इनका दिमाग खराब हो गया क्या? एक बार मुझे समझने दे ये सब क्या हो रहा है। हर एक की टांग तोड़ दूंगा मैं। हाँ ये शांत हो जा। वीजिंग ये सब बातें अपने मन में बोल रहा था। सर्वेंट बोलता है, आप हमारे साथ चलिए। एंड तुरंत ही वहाँ पे वीजिंग को कुछ फटाकों की आवाज़ सुनाई देती है एंड देन वीजिंग के ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। वीजिंग बोलता है, हाँ ये क्या झमेला है अब? हाँ ये भगवान, ये सच में, चलो कोई बात नहीं, सहले वीजिंग सहले। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही आता है और उसे एक रूम में जाकर बिठा दिया जाता है। वो सर्वेंट बोलता है कि आप यहीं पे रहिए, थोड़ी देर के बाद यंग मास्टर आ जाएंगे। वीजिंग उस सर्वेंट को देखकर बोलता है, हाँ ये यंग मास्टर, कौन सा यंग मास्टर? एंड वो सर्वेंट बोलता है, आप घबराइएगा मत, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एंड ये बोलकर तुरंत ही वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है डोर को बंद करके। वीजिंग बोलता है, हाँ कौन सा यंग मास्टर तेरी तो। एंड वीजिंग तुरंत ही अपने ऊपर से वेल हटाता है एंड वो एक चैन की सांस लेकर बोलता है, हाँ हाँ शांति शांति, हाँ अब जाके मुझे शांति मिल रही है। हाँ, और ये क्या है, क्या पहन के रखा है मैंने? हाँ इन लोगों ने। एंड तभी वीजिंग की नजर पड़ती है सामने मिरर पर एंड वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ ये कौन है? हेलो है ये हाँ ये क्या है? ये मेरे जैसा? ये नहीं, मैं तोड़ दूँ क्या सच में? ओ माय गॉड, ये क्या है? ये मेरे चेहरे पे लाल लाल, ओ माय गॉड ये क्या है? पाउडर, हे भगवान ये सब क्या है? हाँ मेरा सर घूम रहा है, हाँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये सब क्या है? वीजिंग देखता है और बोलता है, ये कपड़े सबसे पहले तो इन्हें हटाता हूँ। वीजिंग उन कपड़ों को खोलना शुरू कर देता है एंड तभी डोर ओपन होता है एंड लान वांगजी अंदर आता है। एंड वीजिंग बोलता, हाँ
ये एंड वीजिंग पलट कर देखता है तो उसके सामने स्टीव कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था हमारा लन वांग जी। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ हे भगवान, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी के रूम में आते हुए? मैं कपड़े चेंज कर रहा था। वांग जी शॉकिंग आइज से देखता, अपने मन में बोलता है इसका क्या फ्यूज उड़ गया है। हाँ एंड ये क्या है? वांग जी बोलता है हाँ इग्नोर। वांग जी तुरंत ही कपड़ ओपन करता है और उसमें से वो निकालता है अपने लिए कपड़े एंड देन सीधा चला जाता है वॉशरूम में। वीजिंग अपने आप को देखता और बोलता, हाँ कमीना ठरकी कहीं का, ऐसे देख रहा था मुझे। हाँ क्या ये? हाँ ये तो वही है ना? ओ माय गॉड, क्या इसके साथ मेरी शादी हुई? हे भगवान, ये क्या है? ये कमरे में फूल ये क्या कर रहे हैं? और ये बेड, हाँ ये बेड पे फूल कौन रखता है यार? हाँ ये इतना कमरा सजा हुआ क्यों है? ये ऐसी स्मेल क्यों आ रही है यहाँ से? ओह माय गॉड, मेरी शादी हुई है, इसका मतलब वेडिंग नाइट। ओह माय गॉड, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बॉय हूँ। और दूसरा ये बकवास है। नहीं, ये सोचने लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी डोर पे नॉक होता है एंड वीजिंग ने अपने कपड़ों को ठीक कर लिया था। जैसा भी उसे आया वैसा डोर पे नॉक होता है। वीजिंग जाता है और बोलता, हाँ कौन है? वीजिंग डोर ओपन करता है तो एक सर्वेंट आता है और बोलता है, सर आपका सामान। वीजिंग बोलता, हाँ मेरा सामान? मेरा कौन सा सामान है यार? हाँ कोई बात नहीं, ले लेता हूँ। वीजिंग तुरंत अंदर सामान लेता है और डोर बंद करता है और बोलता, सामान क्या है इसमें? वीजिंग तुरंत ही बॉक्स ओपन, आई मीन जो बोल सकते हैं वीजिंग का बैग था उसे ओपन करता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ ये क्या है? ये हाँ ये तो मेरा सामान कभी था ही नहीं। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आता। वीजिंग बोलता, है भगवान क्या करूँ मैं, ये क्या हो रहा है? ये लोग मुझे वीजिंग समझ रहे हैं एंड मेरी शादी हुई है, पर कैसे? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था एंड मेरी शादी कैसे हो सकती है? ये सब क्या है? और वो बुढ़िया, वो कौन थी? उसी ने मेरी शादी करवाई है, उसके टांग तोड़ दूंगा मैं। हाँ कमीनी कहीं की। हाँ मेरी शादी करवा के कहाँ मर गई वो? हाँ छोड़ूंगा नहीं, एक बार मुझे मिल जाए वो, देखना क्या हाल करता हूँ मैं उसका, उसके टांग पैर तोड़ दूंगा मैं। हाँ वीजिंग गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था वीजिंग के साथ अचानक से बहुत कुछ हो रहा था जो कि वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था एंड शायद आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको नहीं नहीं बताऊंगी। हाँ आगे देखते हैं। वांग जी वीजिंग को बोलता है आके तुरंत ही और बोलता है, देखो भले ही मेरी शादी तुमसे हुई है, वो भी मेरे अंकल की वजह से, बट तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हो, सुना तुमने? और चुपचाप करके तुम मेरे रूम के किसी कोने में जाकर पड़े रहो और ये मत सोचना कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड होने का दर्जा दूंगा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए बस एक सर्वेंट से बढ़कर कुछ नहीं हो। वीजिंग जब ये सुनता है उसे गुस्सा आता है और वो बोलता, तू बट वीजिंग रुक जाता है और बोलता, हाँ नहीं, हाँ, नहीं वीजिंग गुस्सा मत कर, पहले पता कर ये सब क्या हो रहा है। ओके वीजिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड देन बोलता है, हाँ बिल्कुल नहीं करता हूँ। वीजिंग शांत हो जाता है एंड वांग जी तुरंत ही आता है और आकर वो बस बेड पर लेट जाता है और लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। वीजिंग बोलता, हाँ इस कमीने की तो। वीजिंग अपना मुंह बंद करता है और बोलता, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना वीजिंग। वीजिंग बोलता है, हाँ कोई बात नहीं। वीजिंग वो बैग देखता है और उसमें से कुछ कपड़े देखता है। वीजिंग उन कपड़ों को तुरंत ही निकालता है। कपड़ों को निकालने के बाद वीजिंग वहाँ से सीधा का सीधा जाता है वॉशरूम की ओर ढूंढता हुआ जहाँ से भी वांग जी आया था। वीजिंग तुरंत ही अंदर जाता है और जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो बोलता है, ये क्या झंझट है यार, ऐसे आज के ज़माने में भी इतनी चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रेस कौन पहनता है। वीजिंग कैसे भी करके अपनी उस ड्रेस को रिमूव कर देता है। वीजिंग अपनी ड्रेस को रिमूव करता है और एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, हाँ अच्छा लग रहा है काफ़ी। वीजिंग तभी अचानक से नोटिस करता है अपनी बॉडी पर। वीजिंग बोलता, हाँ ये क्या है? वीजिंग अपनी बॉडी देखता है, उस पर न जाने कितने ही जख्मों के निशान थे, मारने के, जलाने के। फिर बोलता, ये सब क्या है मेरी मेरी बॉडी पर? ये एंड फिर वो अपने आप को देखता और बोलता, हाँ ये क्या है? मैं ऐसा कैसे दिखने लग गया? वीजिंग अपने फेस को ध्यान से देखता है तो उसके फेस में कुछ चेंजिंग थी। वीजिंग बोलता, ओह माय गॉड ये सब क्या है? क्योंकि वीजिंग के फेस जब वो पास से देख पा रहा था वो बोलता है, ये निशान। वीजिंग तुरंत ही अपने फेस पे पानी मारता है तो उसे दिखते हैं अपने फेस पर बहुत सारे निशान। वीजिंग बोलता है, ये क्या है? जैसे किसी ने मारा हो, काटा हो। वीजिंग अपने इस चेहरे को ऐसे देख के शॉक था। वीजिंग अपनी पूरी बॉडी देखता है फिर अच्छे से। वीजिंग तुरंत शावर ऑन करता है एंड वो बात लेता है एंड बात लेने के बाद मिरर के सामने खड़ा होता है एंड अपने आप को देखता है। उसकी बॉडी पर न जाने कितने ही जलाने के, काटने के और मारने के निशान थे। वीजिंग बोलता है, ये सब मेरी बॉडी पर कहाँ से आ गया? वीजिंग जानता है अच्छे से वो कितनी अच्छी फाइट कर सकता है एंड कोई उससे पंगा ले ही नहीं सकता। वीजिंग बोलता, ओह माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं होया? वीजिंग बोलता, एक मिनट, मैं वहाँ पे था, कार से टकराया और मेरी डेथ हो गई, कहीं मैं किसी और की बॉडी में तो नहीं आ गया? हाँ ओह माय गॉड, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इन लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरी शादी
लगता है ये जहाँ पर भी रहता है, क्या क्या नाम था उसने भी मुझे वीजिंग बोला, तो उसका भी नाम वीजिंग है जो इस बॉडी का ओनर है। हाँ देखो यार कितना मारा है। हाँ इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ। एंड देन मुझे ऐसा बोलें कि रीबर्थ हुआ है मेरा। यही हुआ है। ओके चलो कोई बात नहीं, बट ये बहुत है। ओ माय गॉड ये घर तो देख कितना बड़ा है यार। ओ माय गॉड मेरी शादी हुई है इस इंसान से, तो ये घर मेरा पूरा का पूरा। हाँ अब तो मैं चैन की लाइफ जीऊंगा यार। मैं क्या क्या सोच रहा था, काफ़ी अच्छा हुआ मेरे साथ तो। बट इन लोगों ने ये मेरी बॉडी का हाल बहुत बुरा करके रखा है। मुझे पता करना होगा कि मेरे साथ ये सब किया किसने है। एक बार मुझे पता चल गया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा नाम वी यिंग है। वी यिंग, और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। बट अगर मैं इसकी बॉडी में हूँ तो वो कहाँ पे है। हाँ ये क्या हो रहा है। माय गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वो क्या क्या करूँ मैं। एक मिनट। विजिंग बोलता है मुझे उसके सामान में। हाँ ये हो सकता है। विजिंग तुरंत ही जो कपड़े वो लेके आया था उन कपड़ों को पहन लेता है, और उन कपड़ों को पहन लेने के बाद विजिंग तुरंत ही बाहर आता है और वो अंधेरे में इधर से उधर जाता है। एंड देन उसे जो बोल सकते हैं विंडो के थ्रू रोशनी आ रही थी बालकनी के थ्रू, वो तुरंत ही विजिंग देख लेता है। एंड वो अपनी बैग के पास जाता है और उस सामान को वो खींचते हुए बालकनी के पास लेके आता है, और तुरंत ही उसमें से वो ओपन करता है। जो बैग था वहाँ पे 2 बैग थे। विजिंग तुरंत ही एक को ओपन करता है, उसमें देखता है उसमें कपड़े हैं। विजिंग उन कपड़ों को देखता और बोलता है, भगवान कैसे कपड़े हैं, अरे ये भी मैंने जो पहने हैं सच में कितने गंदे हैं। कोई बात नहीं चलो इट्स ओके। विजिंग तुरंत ही ओपन करता है बैग को। विजिंग सारा बैग ओपन करता है एंड उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। विजिंग बोलता है मैं क्या करूँ। विजिंग तो दूसरा बैग बैग ओपन करता है एंड जैसे ही वो बैग ओपन करता है उसमें देखता है उसके अंदर वीजिंग को कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। विंग बोलता है ये क्या है। वीजिंग एक एल्बम आई मीन हो सकता है फोटो, हाँ एक फ़ोटो उठाता है और उसे देखता है, और वो देख के शॉक, और मतलब मैं इस फोटो में। वीजिंग उस फोटो में देख रहा था। उसमें वीजिंग खुद था और वो देख रहा था। वीजिंग बोलता है ये मैं हूँ। ओह माय गॉड हाँ सच में ये दोनों, आई थिंक ये इस बॉडी के ओनर के फादर मदर हो सकते हैं, शायद हो सकता है। वीजिंग उस फोटो में और देखता है और उसे पता नहीं क्यों अजीब लगता है। वीजिंग उस फोटो को वापस रख देता है एंड देन वो इसके बाद ओपन करता है। वहाँ पे पास में ही एक बुक पड़ी हुई थी। वीजिंग बोलता है ये क्या है। ये हो सकता है। वीजिंग ओपन करता है और उसमें देखता है तो उस पर वीजिंग लिखा हुआ था। वीजिंग बोलता है वीजिंग ओके, तो तुम्हारी है ये। किसी की पर्सनल डायरी ओपन नहीं करनी चाहिए, बट मुझे ये करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे जानना है तुम ठीक हो या नहीं। हाँ कहाँ हो तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। सच में ट्रेजेडी हो गया हमारे साथ तो। और तुम कहाँ हो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ तो तुम मेरी बॉडी में, हो सकता है तुम मेरी बॉडी में हो। आई डो नॉट थिंक ऐसा हुआ हो। प्लीज़ कोई बात नहीं। वीजिंग ओपन करता है एंड देन रीड करना शुरू करता है, और वहाँ पे लिखा हुआ था मम्मा पापा अब क्यों चले गए मुझे छोड़ के। एंड वहाँ पे वीजिंग देख रहा था, इतनी बुरी राइटिंग में, बोल सकते हैं बच्चे की राइटिंग में लिखा हुआ था। वीजिंग फिर ऊपर डेट देखता है, क्योंकि वहाँ पे डेट लिखी हुई थी और ये डेट काफ़ी पुरानी थी। वीजिंग बोलता अच्छा ऐसा भी है। वीजिंग धीरे धीरे करके सब रीड करता है। तो अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो इस बॉडी का ऑनर था वीजिंग, उसके साथ क्या हुआ। ओके चल चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ से दिखाया जाता है कुछ साल पहले का सीन। एक 10 साल का लड़का एक घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों के बस कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से वो रो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की लाशें पड़ी हुई थी। उसके मॉम और डैड गैंग से सैरन और वी जांग से मर चुके थे। वीजिंग इस बड़े से घर में अब अकेला था, कोई नहीं था उसका। वीजिंग के मॉम डैड एक बिजनेसमैन थे, ज़्यादा कोई बड़ा उनका बिजनेस नहीं था, बट हाँ एक रेपुटेड फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और वीजिंग इस वक्त सिर्फ 10 साल का है। वीजिंग बस देख रहा था अपने माता पिता की लाशों को अपने सामने और बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। ये बोलता पापा पापा उठ जाइए ना, आप झूठ बोल रहे हो ना, आज आज तो आपके आशियान का बर्थडे था, आपने कहा था आप साथ में मनाएंगे, प्लीज़ कहाँ गए आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप तो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे थे ना, तो ये सब नहीं हो सकता। मम्मा पापा प्लीज़ आइज ओपन करिए ना, प्लीज़ प्लीज़ करिए ना, प्लीज़
प्लीज़ कर लीजिए। मैं डर रहा हूँ। ये मज़ाक है ना? हाँ, ये मज़ाक है। नहीं, ये एक ड्रीम होगा। हाँ, एक ड्रीम है। जब मैं आइज़ ओपन करूँगा ना, तब मेरी मम्मा पापा दोनों, है ना, वो उठ जाएँगे। हाँ, वो अपनी बीइंग को ऐसे नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, वो उठ जाएँगे। हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मम्मा पापा देखो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। प्लीज़ प्लीज़, आपका आशियान स्ट्रॉन्ग है। आप बोलोगे ना, मैं वो सब करूँगा। आप बोलोगे ये खाना है, मैं वही खाऊँगा। आपका आशियान नखरा नहीं करेगा। प्लीज़ प्लीज़ पापा पापा उठ जाइए ना प्लीज़। बट इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस ऑफ़िसर आते हैं और वो देखते हैं, और विजिंग की और देखकर वो एक बहुत ही ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हाँ, बेचारा, सहानुभूति वाली आँखों से देखते हैं कि हाँ, बेचारे के माँ-बाप चले गए, अब इस बड़े से घर में ये अकेला रह गया। तभी एक पुलिस ऑफ़िसर वहाँ पे दूसरा आता है और वो बोलता है इनकी फ़ैमिली में कोई है? तो जो कांस्टेबल था वो आगे आता है और बोलता है कि नहीं सर, इसकी फ़ैमिली में तो कोई नहीं है। ये अकेली फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। यानी कि वी चांग से और कैंग से ज़रन, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए थे और इनका बेटा है बस वीफूजियान। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो बोलते ओह अच्छा, कोई और? तो वो बोलते कि ओह हाँ सर, पता चला यहाँ पे इनके अंकल आंटीज़ हैं, और क्या उन्हें कांटेक्ट करें? ये सुनकर पुलिस ऑफिसर बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब बच्चे की कस्टडी उन्हें ही देनी होगी ना, इनकी फैमिली नहीं है कोई, तो आई थिंक सो। और ये वैसे भी इस पूरे घर का मालिक जो है ना वो अकेला ही है। ये पूरा प्रॉपर्टी इसी के नाम है। जब तक ये अपनी शादी करके और ये पूरा का पूरा जब 20 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक इसके मतलब नाम से ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी, तब तक इसी के पास रहेगी ये प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। तुम इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो और उन्हें बता दो कि उनकी डेथ हो चुकी है और अब उन्हें बच्चे की कस्टडी लेनी होगी। ये सुनकर कांस्टेबल बोलता है ओके सर, मैं जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और पुलिस ऑफिसर वेइंग के पास आता है, वेइंग के शोल्डर पर पैट करता है और बोलता है बच्चे, अपने आप को संभालो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेइंग उसे देखता है और बोलता है ये एक सपना है। हाँ, मैं रूम में जाऊँगा और सो जाऊँगा, और जब आँख खोलूँगा तो हाँ, मम्मा पापा सामने होंगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। एंड वेइंग तुरंत ही वहाँ से भाग के चला जाता है। एंड उनके जो एक सर्वेंट थी मार्था, वो पुलिस ऑफिसर को देखती है और बोलती है सर, वो बच्चा है, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। ये सब अचानक से कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो पुलिस ऑफिसर अब था वो देखता है और बोलता है जी आप? तो वो बोलते हैं कि मैं सर्वेंट हूँ, मैं बचपन से ही वीजिंग सर का ख्याल रखती आई हूँ। ये सुनकर जो पुलिस ऑफिसर था वो बोलता है ओह ऐसी बात है। वो कल मिसेस वी चांग से एंड कैंग से सरन, उन दोनों का ही कल एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग वापस आ रहे थे कार से, बट उनका एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की डेथ हो चुकी है। अब इस बच्चे को हम क्या ही बताएं। इनकी फैमिली में पता चला है कोई अंकल आंटी हैं इनके, हम उनके कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उसके बाद हम क्या ही बता सकते हैं। इन्हें खुद को ही संभालना होगा। मार्था बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, एक बार शायद कभी वो आए थे, बट कुछ ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं थे वी चांग से और उनकी वाइफ, तो वो चले गए थे यहाँ से। और वैसे भी वो तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे होंगे। ये सुनकर वो बोलते जी हम अच्छे बुरे का तो हम नहीं बता सकते हैं, बट बच्चे को किसी की कस्टडी तो देनी होगी, और अगर बच्चे को कस्टडी नहीं दी गई किसी की, तो फिर या तो हमें इन्हें अनाथ आश्रम में डालना होगा, क्योंकि बच्चे को बड़ा तो करना होगा ना। एंड जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम चली जाएगी। अभी तो फ़िलहाल यही कर सकते हैं हम। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर चला जाता है, मार्था तुरंत ही भागते हुए चली जाती है एंड विकी के मॉम डैड को वहाँ से फ्यूनर के लिए जो तैयारी करनी थी उनके लिए ले जाया जाता है। एंड जो पुलिस ऑफिसर था वो बता के जाता है कि प्लीज़ बच्चे को आधे घंटे के बाद नीचे ले आइएगा, क्योंकि बच्चे के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता। जो मार्था थी वो बोलती है जी सर, मैं ले आऊँगी मास्टर को। इसके तुरंत ही बाद मार्था वेइंग के रूम के पास जाती है एंड डोर नॉक करती है। हम अंदर वेइंग को देखते हैं। वेइंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था और बोल रहा था नहीं ये सपना है वेइंग, ये सपना है। हाँ, आशियन आशियन गुड बिहेव करेगा, मम्मा हाँ वो सब कुछ खाएगा, आप जो बोलोगे, नखरे नहीं करूँगा। मुझे साइकिल भी नहीं चाहिए, मुझे टॉयज़ भी नहीं चाहिए, मैं गुस्सा भी नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मम्मा वापस आ जाइए, अपने वेइंग को ऐसे छोड़ के मत जाइए। वेइंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था, पर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा था? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी उसकी। वीजिंग रो रहा था एंड मार्था डोर ओपन करके अंदर आती है और बोलती मास्टर मास्टर। वीजिंग बोलता नहीं जाओ मार्था आंटी, आप जाइए यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊँगा। मम्मा पापा वो आ जाएंगे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, हाशिन को छोड़ के नहीं जा सकते। वो बोलते थे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे छोड़ के कैसे जाएंगे? हाँ,
नहीं, नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएँगे बिल्कुल भी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जाइए। तो वो बोलती है, "प्लीज़, प्लीज़ मास्टर यकीन करिए, अब वो कभी नहीं आएँगे। बच्चा प्लीज़ सँभालो अपने आप को।" विंग बोलता, "नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता।" मार्था तुरंत ही विजिंग को गले लगा लेती है और विजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। बट कैसे भी करके मार्था विजिंग को मनाती है और जो पुलिस ऑफ़िसर था उसने कहा था आधे घंटे के बाद विजिंग को नीचे लेके आना है। तो मार्था विजिंग को नीचे लेके आती है और उसके तुरंत ही बाद वो विजिंग को लेके जाती है फ़िनरल वाली जगह पर। विजिंग के मॉम डैड को वहाँ पर दफना दिया जाता है और उनकी कब्र भी बना दी जाती है। विजिंग बस उन कब्रों के पास वहीं बैठ जाता है और रोता रहता है, बहुत बुरी तरह से रोता है। एंड पुलिस ऑफ़िसर एंड जो भी लोग थे आजू-बाजू के एंड जो भी बिज़नेस वाले लोग थे, वो सब आए हुए थे, जो भी छोटे, क्योंकि विजिंग के मॉम डैड एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा। इसलिए लोग आए हुए थे एंड विजिंग को बोल रहे थे, "बच्चा अपना ख़्याल रखना।" एंड बस सहानुभूति की नज़रों से देख के उसे जा रहे थे। कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि नहीं तुम हमारे पास रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो क्या करेंगे रख के? हाँ, बस तब तक ही वो लोग इतने पास थे जब तक कि विजिंग के मॉम डैड थे। ऑब्वियसली तब तो सभी साथ होते हैं, बट जब मुसीबत आती है ना, कोई साथ नहीं देता। और सेम यही विजिंग के साथ हो रहा था। वो लोग बस चले जाते हैं विजिंग को छोड़ के। हाँ, अकेला। मार्था विजिंग को देखती है और वो रोने देती है विजिंग को। विजिंग बहुत देर तक रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है एंड इन द एंड विजिंग को वो वहाँ से नाइट को जब विजिंग रोते रोते वहीं अपनी मम्मा पापा की कब्रों के पास सो जाता है, मार्था उठाकर विजिंग को रूम में लेकर आती है और उसे सुला देती है, उसकी क्लोथ वगैरह चेंज करके। और वो विजिंग के सर पे पेट करती है। विजिंग की बॉडी में बहुत बुरी तरह से जो है ना वो फ़ीवर चढ़ जाता है। हाँ, विजिंग को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है। विजिंग की बॉडी काँपने लगती है। मार्था नाइट को देखती है, वो बोलती है, "हाँ, मास्टर।" एंड वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है, बट इस वक़्त डॉक्टर भी कॉल पिक नहीं करता। मार्था किचन में जाती है और वहाँ से जो बोल सकते हैं कोल्ड वाटर था वो लेके आती है एंड विजिंग के सर पे पट्टियाँ करती है और विजिंग की वो देखभाल करते हुए ही नाइट को बिता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विजिंग उठता है एक ज़ोर से चिल्लाने के साथ और बोलता है, "माँ, पापा, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है।" एंड विजिंग चिल्लाने लगता है। मार्था विजिंग को पकड़ लेती है और बोलती है, "मास्टर, मास्टर शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। कोई कुछ नहीं करेगा। सब ठीक है, सब ठीक है।" विजिंग बोलता, "नहीं, नहीं, वो मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, नहीं, ये झूठ है। हाँ, मेरा सपना था ना। मम्मा पापा मुझे फ़ोन दीजिए आंटी, मैं कॉल करता हूँ, मम्मा पापा आ जाएँगे।" मार्था देखती है और बोलती है, "मास्टर प्लीज़, प्लीज़ होश में आइए, वो नहीं आएँगे, वो जा चुके हैं। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए।" विजिंग बोलता, "नहीं, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं हर काम करूँगा अच्छे से। मैं खाऊँगा, पीऊँगा अच्छे से, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ज़िद भी नहीं करूँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा, पापा को भी नहीं बोलूँगा वो जल्दी घर आएँ, बस मेरे सामने आ जाएँ।" मार्था बोलती, "प्लीज़, प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।" और वो कैसे भी करके विजय को शांत करवाती हैं और बोलती, "चलिए खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ।" विजय बोलता, "नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना।" और विजय बेड पर ऐसे लेटा रहता है एंड आज का पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। विजिंग ने अपने रूम को लॉक कर लिया था और बहुत बुरी तरह से बस पूरा टाइम वो विजिंग रूम के अंदर रोता रहता है। इन द इवनिंग जो मार्था थी वो विजिंग के रूम को ओपन करवाती है क्योंकि विजिंग ने अंदर से लॉक करके रखा था। वो कैसे भी करके लोगों को बुलाकर विजिंग के रूम का लॉक तोड़वाती है एंड देन वो अंदर आती है और देखती है विजिंग नीचे फ्लोर पर सो रहा था। वो तुरंत ही जाती है और बोलती है, "विजिंग, विजिंग बेटा।" विजिंग अपनी आईज ओपन करता है। उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, रोने की वजह से रेड हो गई थी। मार्था विजिंग को उठाती है और उसे बेड पर लेटाती है। इसके बाद वो एक सर्वेंट को देखती है और बोलती है, "जल्दी लेकर आओ।" एंड वहाँ पे खाना लाया जाता है। तुरंत ही खाना वहाँ लाकर रख दिया जाता है एंड देन इसके बाद वो लोग खाना विजिंग को खिलाना शुरू करते हैं। विजिंग मना करता है बट मार्था विजिंग को कैसे भी करके खाना खिलाती है और उसे अपने मतलब बाहों में लेके सुला देती है। इसके बाद विजिंग सो जाता है। मार्था नीचे आती है एंड देखती है वहाँ पे सर्वेंट को। वो सब सर्वेंट देखते हैं और बोलते हैं, "हम भी मास्टर के साथ रहना चाहते हैं, पर अब वही नहीं रही तो फिर हमें पगार कौन देगा?" मार्था देखती है और बोलती है, "हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, छोड़ के जा सकते हैं आप लोग काम को।" वो देखते हैं सर्वेंट और बोलते हैं, "हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना अकेलापन फील नहीं हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा मास्टर। और जो बोल सकते हैं हमारी मैडम थी वो बहुत अच्छे थे, पर आप जानती हैं हमें भी बीवी बच्चों को पालना है तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं।" मार्था बोलती, "हाँ, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं।" वो सब सर्वेंट देखते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 सर्वेंट थे। वो आते हैं और बोलते हैं, "हमने यहाँ पे जो काम किया था उसके पैसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी यंग मास्टर पता नहीं कैसे सँभालेंगे अपने आप को। हम यही दुआ करते हैं कि वो
अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। और ये बोलकर एक-एक करके सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं और सभी को बहुत बुरा लग रहा था, बट वो क्या करते, सर्वेंट यहाँ रुक कर भी, क्योंकि अब उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो कोई नहीं देने वाला। और यंग मास्टर इनकी इतने छोटे हैं कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो सभी सर्वेंट चले जाते हैं और विजिंग के लिए दुआ करके जाते हैं कि विजिंग खुश रहे। और उनके जाने के बाद मार्था वहीं पर बैठी रह जाती है और घर को देखती रहती है। इतना बड़ा घर जिसमें विजिंग चहकता घूमता था, आज वो घर सुनसान हो गया है। मार्था, उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो क्या कर सकती है। इसके बाद वो बैठी रहती है वहीं पे और फिर वो भी उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। पुलिस ऑफिसर फिर से वहाँ पर आते हैं। मार्था उन सभी को ग्रीट करती है और वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, हमें वेइंग के अंकल और आंटी से वेइंग को मिलवाना है, क्योंकि आज से वही वेइंग के लीगल गार्जियन होंगे। ये सुनकर मार्था बोलती, अच्छा। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जिनमें मैडम यू थी। मैडम यू आती है और बोलती, ओह माय गॉड, मेरा बच्चा विजिंग कहाँ पर है वो। हाँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है जानने के बाद। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्या हुआ मेरी गैंग से सीजे को और हाँ, मेरे मेरे भाई को। वो जानबूझकर ऐसे झूठा करते हैं। जियांग फेंगम्यान आते हैं और वो भी बोलते हैं, ओह माय गॉड, क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कैसे हुआ ये। और वो आकर देखते हैं, तभी दो बच्चे भी आते हैं पीछे से, जिनके अंदर एक जियांग जैंग था जो कि एरोगेंट फेस के साथ था, एंड दूसरी यानली थी जो अनोइंग फेस के साथ आती है। जियांग जैंग तो स्टिप था, कुछ भी नहीं बोलता, नॉर्मल था। मैडम यू जानबूझकर रोती हुई बोलती है, कहाँ है मेरा बच्चा, और वो ओवर एक्टिंग करने लगती है। जियांग फेंगम्यान उसे देखते हैं और फिर अपने मन में बोलते हैं, सच में यू, तुम्हें बुरा लग रहा है उसके लिए, या तुम ऐसे ही बोल रही हो, बट क्या फ़र्क पड़ता है किसी को भी। तुरंत ही बाद मैडम यू वहाँ से डॉक्टर, जो पुलिस ऑफिसर था, उसे देखते हुए बोलती, कहाँ है मेरा बच्चा। तो वो बोलते कि जी वो, तो जो मार्था थी वो बोलती है, मास्टर अपने रूम में है, वो सो रहे हैं, मैं उठा कर लाती हूँ। तो वो बोलती, हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ, मेरे बच्चे को पता नहीं कैसे संभाल रहा होगा, आप चिंता मत करिए पुलिस ऑफिसर, मैं उसे अच्छे से ध्यान रखूँगी। पुलिस ऑफिसर बोलता है, जी बिल्कुल। देखिए, जो मैडम क्यू थी वो बोलती है, मैं आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि अभी उस बच्चे की लीगल गार्जियन मैं ही हूँ, लीगल गार्जियन, तो उसके सारे फैसले मैं ही लूँगी। तो वो बोलते, हाँ जी, आपने सही कहा, आप एज अ गार्जियन होने के नाते उसके सारे फैसले आप ही लेंगे, आपसे आप ही उसके डिसीजन लेंगे, बट आपको बच्चे का ख्याल रखना होगा। और जब वो पूरा 20+ हो जाएगा, तब उसके नाम ये सारी प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद वो अपना सारा, जो बोल सकते हैं, अ, इस प्रॉपर्टी पर हक है, वो जता पाएगा। मैडम ये बोलती, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ बच्चा, आप चिंता मत करिए, मैं उसको बहुत अच्छे से बड़ा करूँगी, अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। और ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करती है। पुलिस ऑफिसर बोलते, जी बिल्कुल, हम यहाँ साल के अंत में ज़रूर आएंगे और बच्चे की कंडीशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो वो बोलते, जी। पुलिस ऑफिसर बोलते, हाँ, और उसके माँ बाप ने वियिंग के नाम पर डिपॉजिट वगैरह करवाए हुए थे, जो बोल सकते हैं LIC वगैरह होती है, वो थी उनके नाम पे। तो उनके जो बेटा है उसे ही सारे पैसे मिलेंगे उनकी डेथ के बाद, और ये 25 मिलियन है। ये सुनकर मैडम, क्योंकि तो आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, वो बोलती, व्हाट, 25 मिलियन? तो बोलते, जी बिल्कुल, बट उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर उन्हें बाई चांस कुछ हो जाता है तो ये पैसे आप लोगों को किस्तों में मिलेंगे। ये सुनकर मैडम जी बोलती, व्हाट, किस्तों में? क्यों, एक साथ क्यों नहीं? तो वो बोलती, व्हाट? तो मैडम जी बोलते, नहीं, मेरा मतलब था, कोई बात नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, ये तो बच्चे को ही काम आएंगे ना, उसकी स्टडी करवानी होगी मुझे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलते, जी बिल्कुल, और वीजिंग खुद ये पैसे आके कलेक्ट करेगा, उसे ओनली जो है ना वो हर, बोल सकते हैं कि मंथ में सिर्फ ओनली 1 लाख ही मिलेंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन वीइंग को एक साथ 10 मिलियन मिलेंगे। तो वो बोलती कि ओह हाँ, ठीक ठीक है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर और भी जितने भी थी, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराते हैं, सिग्नेचर वगैरह कराते हैं मैडम यू से एंड जियांग फेंगम्यान से। और तब तक मार्था वीइंग को लेकर आती है। जैसे ही मैडम यू वीइंग को देखती हैं, वो अपने झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए वीइंग के पास चली जाती है और विकी को गले लगा लेती है और बोलती है, ओह माय गॉड, मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ? हाँ, मैं हूँ ना अब, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल उनकी तरह ही, चिंता मत करो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। और वो रोने लगती है। वेइंग ने उन्हें यहाँ पर बस 1 बार या 2 बार ही देखा था। वेइंग को कुछ धुंधला धुंधला याद आता है। वेइंग की मम बताया था कि ये उसके अंकल और आंटी हैं। वेइंग उन्हें देखता है और कुछ नहीं बोलता।
बट चलो दिल में एक तसल्ली तो थी कि कोई तो है, क्योंकि इतने लोगों में से यही लोग आए थे विजिंग के पास। इतना करीब पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है, बेटा आज से यही तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पर, ठीक है? तुम इन लोगों के साथ रहोगे, यही तुम्हारे लीगल गार्जियन है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं बोलता और बस अपना हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। मैडम यू इसके बाद विजिंग को देखती हैं एंड मार्था आती है और बोलती है, मुझे मास्टर को रेडी करना है, उन्हें स्कूल जाना है। ये सुनकर मैडम यू बोलती, हाँ कर दो रेडी। एंड इसके तुरंत ही बाद मार्था विजिंग को लेकर चले जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और मार्था उसे देखती है और बोलती है, बाबा आप ठीक तो है ना? वीजिंग देखता है और बोलता है, वो क्या सच में हमारे साथ रहेंगे? मार्था बोलती, जी बिल्कुल वो हमारे साथ रहेंगे। वीजिंग बोलता है, क्या क्या वो मुझे सच में अच्छे से ट्रीट करेंगे? क्या क्या मैं अकेला नहीं हूँ? मम्मा पापा तो मुझे छोड़ के चले गए। और ये बोलकर वीजिंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। मार्था बोलती, हाँ बिल्कुल वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे, आप शांत हो जाइए। चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आपको स्कूल जाना है। वीही बोलता है, मार्था आंटी मन नहीं है मेरा। वो सुनकर वो जानती थी, बट मार्था बोलती, बट पापा आप यहाँ पे रहेंगे तो फिर आप यही सब चीज़ें सोचेंगे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके तुरंत बाद वीजिंग बस वहाँ से बाथरूम में चला जाता है अपने कपड़े लेकर। मार्था नीचे आ जाती है और वो वीजिंग के लिए खाना बनाने लगती है एंड उन लोगों के लिए भी। हम दूसरा देखते हैं जियांग चेंग और जियांग यानली को। जियांग यानली बोलती, माँ मुझे वो वाला रूम चाहिए, वो बहुत बड़ा रूम है। ये सुनकर मैडम जी बोलती, हाँ हाँ ले लो। तभी जियांग चेंग बोलता है, और मुझे वो साइड वाला रूम चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर वो बोलती, हाँ हाँ ले लो, अब तो पूरा घर ही हमारा है, जहाँ चाहे वहाँ रहो। जियांग फेंगमियान देखते हैं और बोलते हैं, यू। मैडम यू देखती है और बोलती, क्या हुआ? जियांग फेंगमियान बोलते हैं, कितना बुरा हुआ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? मैडम यू बोलते हैं, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, बट जो हुआ अच्छा हुआ। मैडम यू को घूर के देखते हैं जियांग फेंगमियान और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बोलती है, नहीं मेरे कहने का ये मतलब है, देखो अब सभी चीज़ें हम ही यहाँ पे मतलब करेंगे, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, तो अब आप संभालिए बिजनेस, क्योंकि वो लोग यहाँ बिजनेस करते थे। तो ये सुनने के बाद जांग फेंगमैन बोलते हैं, हाँ जानता हूँ। इसके बाद कुछ नहीं, वो बोलती है, चलो मैं भी अपना रूम देख ही लेती हूँ। और वो पूरा रूम देखती है, और जो भी जिनके मॉम डैड का रूम था, मैडम यू जाके वही रूम सेलेक्ट करने वाली थी, बट तभी वो रुक जाती है और बोलती है, नहीं, किसी का यूज़ किया हुआ रूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूसरा रूम देखूंगी। एंड देन इसके बाद वो लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं अदर रूम। इसके बाद मैडम यू को हाँ थर्ड फ्लोर पे एक रूम मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा भी था एंड लग्जूरियस भी था। मैडम यू बोलती, हाँ यही है, ये रूम मैं लूँगी। और ये विजिंग का एंड उसकी फैमिली का जो है ना, एक बहुत बड़ा सा स्टडी रूम हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह थी। मैडम यू बोलती है, इन बुक्स को हटाओ मेरे रूम से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इसके बाद वो बुलाती है नीचे सर्वेंट्स को। तभी मार्था आती है और बोलती है, जी यहाँ पे सर्वेंट्स नहीं हैं, सर्वेंट चले गए हैं, क्योंकि उन्हें अब यहाँ पे काम नहीं करना था। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती, ओह अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं ही सर्वेंट बुला लेती हूँ। ऐसे भी हाँ, इतना बड़ा घर में काम कौन करेगा, और तुम? तो बोलती, जी मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो वो बोलती, अच्छा तुम नहीं गई? तो बोलती, नहीं मैं नहीं गई यहाँ से, क्योंकि फिर मास्टर का ख्याल कौन रखता? मैडम ये बोलते, ठीक है जो भी है, मुझे क्या। इसके बाद वो चली जाती हैं एंड मार्था मैडम यू का बिहेवियर देखती हैं। वो बोलती अपने मन में कि अभी तो ये लेडी कुछ और शो कर रही थी, एंड देन कुछ और। हाँ मैं यही कोशिश करूँगी कि हाँ वीजिंग मास्टर सही से रहें, और कुछ नहीं। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती हैं एंड खाना लगा देती हैं। इसके बाद वो सभी को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाती हैं और वीजिंग को भी लेके आती हैं। वो वीजिंग को खाना खिलाती हैं और उसके बाद वो वीजिंग को वहाँ से लेकर चली जाती हैं स्कूल के लिए। वीजिंग स्कूल आता है एंड मार्था बाय बोलती है। वीजिंग एक बेजान लाश की तरह सीधा अपने स्कूल की ओर चला जाता है, और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। धीरे धीरे करके वीजिंग जो है ना, वो देख रहा था उसकी जो आंटी थी, वो पहले तो काफ़ी अच्छे से बिहेव किया उन्होंने। वो वीजिंग को पूछती थी उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, वीजिंग क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। बट जैसे जैसे वीजिंग बड़ा होने लगा ना, वैसे वैसे मैडम यू का असली चेहरा सामने आने लगा, और अब उनकी सारी चीज़ों पर ही उनका हक हो गया था, और उन्होंने धीरे धीरे करके वीजिंग को डराना शुरू कर दिया।
वीजिंग डरने लगा था उनसे, क्योंकि वीजिंग किसके पास जाता ये बताने के लिए वो अपनी आंटी मार्था को बताता था। बट मार्था ने जब वीजिंग के माँ से पहली बार ये सब सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गई थी। एंड उन्होंने जब मैडम यू से बात की तो मार्था की बातें सुनने के बाद मैडम यू को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगले दिन से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दोबारा से यहाँ पर अपने गंदे कदमों को मत रखना। और वैसे भी उसकी गार्जियन मैं हूँ, उससे जो कहूँ वो, हाँ तुम्हें क्या, वो बस अब मेरी प्रॉपर्टी है, उसे जैसे चाहूँ मैं वैसे ट्रीट करूँ। तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, सुना तुमने, और दोबारा से यहाँ दिखना मत। और वो लोग मार्था को निकालने वाले थे बट मार्था माफ़ी मांग लेती है, क्योंकि वो विजिंग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती इन लोगों के पास। अगर वो चली गई तो फिर विजिंग का क्या होगा। एंड उसे याद है उन्होंने कहा था विजिंग की मॉम से कि वो हमेशा विजिंग का ख्याल रखेंगी, और वो यही करते हैं। वो माफ़ी मांग लेती हैं और मैडम यू भी कर देती है माफ़, क्योंकि मार्था इस घर का ऑलमोस्ट लगभग सारा काम किया करती थी। एंड यहाँ पर एक या बोले कि दो सर्वेंट और थे जो काम किया करते थे, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनका एक सर्वेंट और कम हो जाए। इसीलिए वो मार्था को बोल देती कि ठीक है, फर्स्ट गलती इसलिए बोल रही हूँ, दोबारा से ऐसा मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। मार्था बोलती है अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विकिंग का इन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो विकिंग के पास आती हैं और वो विकिंग को कंसोल करती हैं। विकिंग रोता है अपनी मॉम को याद करके। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मार्था जब किसी काम से बाहर जाती है, एंड आज विकिंग की छुट्टी थी। विकिंग अभी जो है ना वो 11.5 साल का हो चुका था। विकिंग जब देखता है उसकी आंटी उसके पास आ रही हैं तो वो बोलती हैं अच्छा तुम्हारी चोंच चलने लगी है बहुत ज़्यादा, लगता है कुछ ज़्यादा फ्रीडम दे दी मैंने तुम्हें, तुम अब मेरी शिकायत करोगे अपनी उस मार्था आंटी से, क्या बात है, तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही चोंच नहीं चलती। ये बोलकर वो उस दिन वीजिंग पर हाथ उठाती हैं और वीजिंग उस दिन फ्रीज था, क्योंकि वीजिंग इतना बड़ा हो गया था, आज तक उसकी मॉम ने कभी वीजिंग को मारा नहीं था, कभी कभी उसे क्या ही बताऊं। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है, अपने आप को रूम में लॉक करके वीजिंग बहुत रोता है और इन द एंड कुछ नहीं होता। जब मार्था आती है तो वीजिंग से पूछती है वो, और वीजिंग बता देता है डरते हुए। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होती है, बट वो क्या करती, वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बोलती है ठीक है बच्चा, मैं आगे से तुम्हारे साथ रहूँगी, और वो ऐसा ही करती है। धीरे धीरे करके टाइम चेंज होने लगा और वीजिंग वक्त के साथ बड़ा हो रहा था, बट बड़े होते होते वीजिंग की लाइफ हेल बन गई और वीजिंग पूरी तरह से यहाँ पे कैद हो गया। वीजिंग की उन्होंने 12th तक की स्टडी करवाई, देन उसके बाद उन्होंने वीजिंग की कॉलेज वाली स्टडी नहीं करवाई और अब वीजिंग पूरा 17 साल का हो गया था अपने स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट करते करते। एंड देन जब वीजिंग की बारी आई उसे कॉलेज भेजने की तो मैडम जी ने मना कर दिया। वीजिंग ने पूछा भी बट वीजिंग को जवाब मिला 2-3 लातों की एंड कुछ स्टिक की, जिसके निशान वीजिंग की बैग पर मंड गए थे और वीजिंग के बैग पर और भी बहुत निशान थे, जलाने के, मारने के, बहुत बुरे निशान थे। वीजिंग चुपचाप रह जाता है, बस कुछ नहीं बोलता। एंड देन वीजिंग के मॉम डैड के पैसे जो भी आते थे वीजिंग के लिए वो मैडम यू ले लेती थी और जो बिजनेस था वो भी काफ़ी अच्छा चलने लगा था। जांग फेंगमियान ने काफ़ी अच्छे से एफर्ट लगाए थे और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे चलने लगी थी। वीजिंग के मॉम के नाम से ही, डैड के नाम से ये कंपनी चल रही थी, वी कंपनी। बट वीजिंग का नाम चेंज करके कंपनी का जियांग कब से हो गया पता भी नहीं चला। वीजिंग जैसे उसकी मॉम का नाम, उसके डैड का नाम खो सा गया और वीजिंग बस घर में एक सर्वेंट बन के रह गया। और कुछ मंथ पहले ही वीजिंग की जो इकलौती सपोर्टर थी, या ये कहीं कि वीजिंग को इन सब से बचाने वाली थी, वो थी मार्था आंटी, जो कि हाँ कुछ महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उन्होंने वीजिंग को सेव करने के लिए अपने आप को कभी भी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं किया। उसकी फैमिली थी बट उन्होंने छोड़ दिया वीजिंग के लिए। वो वीजिंग के लिए वीजिंग के साथ रहती थी, उन्होंने शादी भी नहीं की और अब वो भी नहीं थी। वीजिंग जब अपने घर आता है, मतलब कि सामान लेके, तो वो देखता है मैडम यूं गुस्से में बैठी हुई हैं। एंड वो वियिंग को देखती है और बोलती है कहाँ मर गए थे तुम, तुम्हें पता है ना इस टाइम मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है, रुको तुम। और वो तुरंत ही जाती है वियिंग के पास और वियिंग जहाँ पे खड़ा हुआ था वहीं पर वो वियिंग के बैक पे जो उनके हाथ में स्टिक थी उसी से मारती हैं और वियिंग बस आह भर के रह जाता है। इसके बाद वियिंग चुपचाप करके किचन में चला जाता है और उनके लिए कॉफ़ी ला कर देता है। एंड
टेंट्रम शुरू हो जाते हैं उन लोगों के। जियांग यानली या वो भी कुछ कम नहीं थी। हाँ, ये कहीं कि जियांग चेंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीइंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, बट यानली को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वीइंग बहुत ही ज़्यादा प्रेटी था, इस वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और कोई गेस्ट वगैरह कोई भी आते थे ना यहाँ पे, तो वो लोग वीइंग को एज अ सर्वेंट ही ट्रीट करते थे, और इससे के ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं। वीइंग बस नॉर्मली था, एंड अब कहते हैं ना, वक्त के साथ भूल भी जाते हैं लोग, क्योंकि वीइंग के डैड को एंड मॉम को मरे हुए अब लगभग 7.5 साल हो गए थे। लोग तो कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों को भूल जाते हैं, 7.5 साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। बीजिंग बस खाना बनाना और घर के कामों में ही बिजी होकर रह गया था। बीजिंग तो बस उन लोगों के लिए खाना वगैरह बनाता है और अपने रूम में आता है। एंड बीजिंग ने अब से बचपन तक जो भी उसके साथ हुआ, वो बीजिंग ने डायरी में लिखा था, और आज भी बीजिंग लिख देता है कि आज उसका बर्थडे है, बट वो बिल्कुल अकेला है। हमेशा उसके साथ उसकी कम से कम मार्था आंटी तो हुआ करती थी, बट आज वो भी नहीं है। बीजिंग रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है, और बीजिंग अब 18+ कंप्लीट हो गया था। बीजिंग बस बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे, और बीजिंग सब कुछ मतलब लिख रहा था रोते हुए, और उसके आंसू भी उस पर छप रहे थे। बीजिंग ने इस डायरी में सब कुछ लिखा है, जैसे कैसे वो थोड़ी बहुत गलती करता था तो मैडम जी उसे कैसे मारती थी, उसे स्टोर में बंद रखती थी, कैसे उसके हाथों को कभी कभी नाइफ से काट देती थी, कैसे जली हुई सिगरेट से उसके हाथों को जला देती थी, यानी कभी कभी तो हाँ, गर्म पानी में हाथ डाल देती थी, कभी बीजिंग के ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंक देती थी। हर एक चीज़ बीजिंग ने वहाँ पे लिखी हुई है। वो कितना अपने मॉम डैड को मिस करता है वो भी। और जियांग फेंगमियान बीजिंग को बचाने की कोशिश भी करते थे, तो मैडम यू उन्हें भी सुनाकर हाँ वहाँ से भगा देती थी। और कभी कभी जियांग जैंग आता था बीजिंग की केयर करने के लिए, और एक दो बार जब मैडम यू ने देखा तो उन्होंने जियांग जैंग को भी बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई, एंड देन बीजिंग को बहुत मारा। कई बार तो बीजिंग ने मरने की भी कोशिश की, बट वो नहीं मर पाया। वो नहीं मर पाया अपने मॉम डैड की यादों को सोच कर के। उसके मॉम डैड ने कहा था, बच्चा हमेशा अपने मॉम डैड को जो है ना, वो हमेशा यही दिखाना कि मेरा बच्चा कर सकता है, एंड कभी भी अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचना। और यही बीजिंग करता रह गया, और कुछ नहीं। बीजिंग की लाइफ ऐसे ही बड़ी होती गई, और बीजिंग बस अब अपने टाइम को बिता रहा था। बीजिंग यही सब करता रहता है। एंड नाउ बीजिंग अब पूरा 20 साल का हो गया था। आज बीजिंग का बर्थडे था। बीजिंग बाहर आया हुआ था, और बीजिंग इधर उधर देख रहा था, और बीजिंग तभी एक शॉप के पास से गुजरता है, एंड तभी बीजिंग देखता है एक केक। हाँ, छोटा सा केक। बीजिंग बोलता है, हाँ, आज आज मेरे बर्थडे के साथ मेरी मेरी लिटिल बेबी आयुन का भी बर्थडे है। अगर मैं केक लेके नहीं जाऊँगा तो वो बोलेगा, गगा गगा आप मेरे लिए केक लेके नहीं आए। क्या करूँ मैं, आयुन के लिए केक लेके जाऊँ? हाँ, बट पैसे नहीं हैं। बीजिंग बस उस केक को देख रहा था, तभी शॉप के ओनर बाहर आती हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ, तुम क्यों देख रहे हो? बीजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं। तो वो बोलती हैं, बेटा बताओ कुछ चाहिए तुम्हें? बीजिंग देखता है और बोलता है, वो मुझे केक चाहिए था। ये सुनकर वो बोलती है, ओह केक चाहिए, ठीक है, ये ओनली कुछ ही पैसों के अंदर आता है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। भीम बोलता, हम पैसे? वो देखता है उसके हाथ में पैसे तो थे कुछ बचे हुए, जो वो ग्रोसरी का सामान लेके आया था उनसे, बट विशिंग इनसे कुछ ले नहीं सकता, उसे वापस देने होंगे। अगर 1 रुपया भी कम हुआ ना, तो मैडम यू उसे पता नहीं आज क्या करेंगी, उसके हाथों को जलाएंगी, या हंटर से मारेंगी, बेल्ट से मारेंगी, या पता नहीं क्या करेंगी वो। विशिंग बोलता है, मैं खरीद नहीं सकता हूँ क्या, मैं अब काम कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे ये केक चाहिए, आज मेरे छोटे हाँ छोटे भाई का बर्थडे है, प्लीज़। ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगी। हाँ मेरे पास एक काम है, क्या तुम ये बॉक्स उठाओगे, यहाँ पर रखे हुए सारे मुझे ऊपर मतलब मेरे रूम तक पहुँचाने हैं, और मैं बुढ़िया मैं चढ़ नहीं पाऊँगी। बीजिंग बोलता है, हाँ 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 मैं उठा लूँगा। बीजिंग फिर उन बॉक्स को देखता है और बीजिंग उठाता है, तो हाँ वो बॉक्स हैवी थे, बट बीजिंग बोलता है, हाँ मुझे आई1 के लिए ये लेना होगा, हाँ मैं लूँगा। इसके तुरंत ही बाद वो उन बॉक्स को अपने शोल्डर पर उठाता है और बहुत मुश्किल करके वो चढ़ता है 3rd फ्लोर पर। उन बॉक्सेस को लेके जाता है, एक रूम में रखता है, और बीजिंग ऐसा ही करता है। वहाँ पे पूरा 25 बॉक्सेस थे, जिनमें काफ़ी हैवी सामान था। बीजिंग बट कैसे भी करके वो सारा सामान ऊपर फ्लोर तक लेके चला जाता है, और वहाँ पे लाके रख देता है। इसके बाद बीजिंग सारा सामान रखने के बाद टाइम देखता है और बोलता, हाँ आधे घंटा, ओ माय गॉड, आधे घंटे के अंदर तो मैडम यू आ जाएंगी, और
और वो बहुत मारेंगी अगर मैंने उनके लिए काम नहीं किया तो। वीइंग बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज़, मुझे केक मिलेगा। ये सुनकर वो देखती है ओल्ड लेडी और बोलती है हाँ बिल्कुल बेटा। वो तुरंत ही वीइंग को उस शॉप में जो सबसे बड़ा वाला केक था ना वो देती है। वीइंग बोलता है वाह थैंक यू आंटी। वो बोलती है हाँ बताओ बेटा क्या नाम लिखना है। वीइंग बोलता है हाँ आयुआन। ये सुनकर वो बोलते हैं ओके ठीक है। वो तुरंत ही उस केक के ऊपर आयुआन नाम लिखती है एंड वीइंग को दे देती है। वीइंग उसे लेता है और बोलता थैंक यू। और वीइंग बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वीइंग जो है ना वो उन सारे सामानों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वीइंग जो ग्रोसरी का सामान था वो भी खरीदता है और वो भी लेकर आ जाता है। वीइंग रुक जाता है और बोलता हाँ अगर आंटी ने देख लिया तो वो तो मुझे मारेंगी, अगर ये केक देखा तो मैं क्या करूँ। वीइंग रुक जाता है थोड़ी ही दूरी पर एंड वो देखता है गार्ड को। जब वो गार्ड वीइंग को देखता है वो बोलता हाँ मास्टर। वीइंग बोलता हाँ नहीं आप तो जानते हैं ना मैं मास्टर नहीं हूँ। वो बोलते हाँ हम जानते हैं बट सच्चाई कभी चेंज नहीं होगी और ये काफ़ी ओल्ड था। वीइंग इसे अच्छे से जानता है। ये यहाँ पे जो गार्ड है वो वीइंग के मॉम डैड के टाइम का ही है और उसने यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर दिया था। जब वीइंग की मतलब फैमिली यहाँ पे जो मतलब चली गई थी उसके बाद वो चला गया था, बट जब मैडम यू आई देन धीरे धीरे करके वहाँ पे चीज़ें बढ़ने लगी अच्छे से, तो वो वापस आ गया। इसीलिए वीइंग वो देखता है और बोलता है आप मेरी एक हेल्प कर देंगे। ये सुनकर वो जो गार्ड था वो बोलता है जी बोलिए मास्टर। वीइंग बोलता है वो क्या है ना मैं ये केक ऐसे अंदर लेके नहीं जा सकता हूँ, क्या आप मुझे ये बाद में ला के दे सकते हैं गार्डन एरिया के पास। ये सुनकर वो सर्वेंट जो बोल सकते हैं गार्ड था वो बोलता है जी बिल्कुल बिल्कुल मास्टर। वीइंग बोलता है थैंक यू एंड वो वहाँ से गार्ड वीइंग के हाथों से वो केक का बॉक्स ले लेता है और वीजिंग फिर वो सामान लेके अंदर जाता है एंड वीजिंग तुरंत ही किचन में जाता है और बोलता है हाँ अच्छा जल्दी आ गया। वीजिंग जल्दी जल्दी करके बना लेता है और वो भाग के जाता है और मैडम यू के रूम के अंदर जा मतलब डोर के पास जाके नॉक करता है। तभी मैडम यू डोर ओपन करती हैं और बोलते कहाँ मर गए थे तुम। वीजिंग बोलते वो मैं सामान लाने। तो बोलते ठीक है एंड वो तुरंत ही कॉफ़ी पीती हैं और बोलते कितनी कड़वी है एंड वो पूरी की पूरी कॉफ़ी गर्म वीजिंग के ऊपर डाल देती हैं। वीजिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता चल चल रहा है। वो बोलते शट अप निकलो यहाँ से, बिल्कुल बेकार कॉफ़ी थी। और वो डोर बंद कर लेती हैं। विजिंग भाग कर किचन में आता है और अपने ऊपर पानी डालता है। बोलता है जल रहा है जल रहा है। तभी आयुआन आता है और बोलता है गगा। विजिंग बोलता हाँ आयुआन बेबी तो तुम यहाँ। वो बोलते हाँ गगा ये क्या हुआ आपको, ये आपकी स्किन रेड रेड। विजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ आयुआन, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो तुम, चिंता मत करो। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है मेरे पास ना तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो हम चलते हैं। वीजिंग अपने दर्द को छुपा जाता है और वो आयुआन के साथ वहाँ से सीधा हाँ गार्डन एरिया की ओर आ जाता है जहाँ पर वीजिंग और आयुआन रहते हैं। वीजिंग पहले जहाँ पर रहा करता था जो उसका रूम था बड़ा सा, वहाँ से वीजिंग को निकाल दिया गया था और वीजिंग को स्टोर रूम में रहने के लिए बोल दिया गया था जो कि बहुत ही गंदा था। बट वीजिंग ने अपने प्यार से इस छोटे से गंदे से कमरे को भी प्यार से भर दिया। वीजिंग उसके अंदर आयुआन के साथ आता है एंड देन वो बोलता है आयुआन तुम यहाँ बैठो, देखो तुम अपने सबसे नए वाले कपड़े पहनो। आयुआन बोलता हाँ मेरे पास तो हाँ एक है एक है। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल आयुआन जाओ। इसके बाद वीजिंग बाहर जाता है एंड भागकर उस गार्ड के पास जाता है और बोलता है अंकल कि केक। तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है एंड वो वीजिंग को केक देता है। तुरंत ही वीजिंग ले लेता है और वीजिंग जल्दी जल्दी करके अंदर आता है और वो देखता है आयुआन कपड़े चेंज कर रहा है। वीजिंग तुरंत ही उसे लाकर रख देता है एंड देन वो बोलता है आयुआन बेबी। आयुआन डन करता है, बोलता गग आप क्या लेकर आए हो। वीजिंग बोलता है रुको देखो एंड वो वीजिंग को दिखाता है आई मीन आयुआन को दिखाता है एक बॉक्स। आयुआन बोलता है गग इसमें क्या है। वीजिंग बोलता है इसमें आओ। वीजिंग के सामने जो है ना वो बॉक्स रखा हुआ था। आयुआन को लाकर वीजिंग जो वहाँ पे टूटी फूटी सी चेयर थी उस पर लाकर बिठा देता है एंड देन वो उस केक के बॉक्स को लेके आता है एंड जो टेबल था ऑब्वियसली ये सारा सामान वीजिंग ने जो स्टोर रूम में चीज़ें पड़ी हुई है ना उनसे कलेक्ट किया है। तो वो तुरंत ही लाके वहाँ पे रख देता है उस टूटी फूटी सी टेबल पर, उस पर कपड़ा डालता है एक एंड देन वो उस बॉक्स को ओपन करता है एंड बोलता है सरप्राइज हैप्पी बर्थडे माय आयुआन। आयुआन देख के एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है गग्गा थैंक यू केक, ओ माय गॉड केक। विंग बोलता हाँ हाँ बेबी केक। आयुआन रोने लगता है और विंग को गले लगा लेता है, बोलता गग्गा आई लव यू गग्गा। विंग बोलता हूँ बिल्कुल मेरे बेबी, चलो हम केक कट करते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। आयुआन बहुत खुश हो जाता है और वीजिंग बस उसे गले लगा लेता है। मार्था के जाने के बाद एक आयुआन ही है जो वीजिंग की लाइफ में आया है। मार्था आयुआन को लेके आई थी और वीजिंग ने इसे अपनी ज़िंदगी बना लिया।
वीजिंग कुछ ही टाइम के अंदर आयुआन से इतना अटैच हो गया कि वो बता नहीं सकता है। वीजिंग आयुआन को अपने बच्चे की तरह मानता है। रायुआन वीजिंग को गगा बोलता है एंड ऑब्वियसली वीजिंग का वो छोटा भाई बन गया और वीजिंग उसे बहुत प्यार करता है। आयुआन और जो वीजिंग थे दोनों ही केक कट करते हैं। देन इसके बाद वीजिंग केक खिलाता है आयुआन को। आयुआन खाता और बोलता हाँ ये कितना डिलीशियस है, ये बहुत अच्छा है। वीजिंग बोलता है सच में? आयुआन बोलता हाँ बहुत अच्छा है गगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है अगली बार ना तुम्हारा गगा इससे भी बड़ा केक लेके आएगा। आयुआन बहुत ही खुश हो जाता है ये जानने के बाद और वो वीजिंग के लिए भी बहुत खुश होता है। देन वीजिंग बोलता है अब तुम यहाँ पे आराम से स्टडी करो, ठीक है? आयुआन बोलता हाँ गगा वो ना मुझे स्कूल में टीचर ने कहा मैं नई नोटबुक लेके आऊँ, वो मेरे पास नहीं है। वीजिंग बोलता हाँ अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं गगा। आई मीन आयुआन बेबी, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, ओके? चिंता मत करो। आयुआन बोलता ठीक है गगा। आयुआन स्टडी करेगा। विंग बोलता हाँ जाओ तुम स्टडी करो। इसके बाद आयुआन वहाँ पे चला जाता है बेड पे। वो अपनी बैग पड़ा हुआ था फटा पुराना, वो बैग लेता है एंड उसे ओपन करता है। देन वो स्टडी करने लगता है। विंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा, ओके? आयुआन बोलता ठीक है गगा। एंड विजिंग बाहर आ जाता है। बाहर आके विजिंग अपने आप को शांत करता है एंड देन वो अपने कपड़ों को देखता है और कुछ नहीं किचन की ओर निकल जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।